वेलकम बैक व्यूअर्स। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम सच में खुश आमदेद। आज हम तवील दौरानी की नशिस्त कर रहे हैं और चूँकि मौजू बहुत आम है, ईरान के सुप्रीम लीडर सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई की शहादत, इसके अमरीकी और इसराइली हमले में उनकी फैमिली की, फिर ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उनका भी इन हमलों में हलाक हो जाना, शहीद हो जाना, उसके क्या नताइज असरात होंगे इस जंग पे, और ईरान की जानिब से जो बदला लेने की बात की गई है उसमें उनकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। फिर पाकिस्तान के लिए कितना ये अहम इशू बन गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे नेक्स्ट डोर नेबर है ईरान, वहाँ पर एक जंग है इस वक्त, और साथ में अफगानिस्तान, वहाँ पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान जो है वो क्लैशेस हो रहे हैं। इन नुकात पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एमिनेंट सेट ऑफ न्यू गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया है हसन अल अरबी साहब ने। आप माहिर हैं बैन अक़वामी उमूर, स्ट्रेटेजिक उमूर की, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, आप मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, दिफाई एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब वेरी एमिनेंट और एनालिस्ट हैं, और इनकी खसूसी नज़र है, मैं हमेशा इनके जो तज्ज़िये होते हैं वो बड़े पुरमग़ज़ होते हैं। तीनों मौजूमान को फॉर्मो वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ हसन अल अरबी आपसे करूँगा। हसन, किस तरह देख रहे हैं, हमने लास्ट आवर में भी जब गुफ्तगू की, ईरान लास्ट ईयर अक्टूबर में जंग हुई 12 रोज़ा, और उसके बाद हमने देखा कि फिर वो निगोशिएशन में जाकर ख़त्म हुई। इस जंग को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, बिलखसूस जो सैटरडे का हमला हुआ था? एक्चुअली खबर तो ये आज ब्रेक हुई है आयतुल्लाह ख़ामेनेई साहब की शहादत की, लेकिन हमला जो है वो सैटरडे की सुबह किया गया, और ये अमरीकी जो न्यूज़ इदारे हैं वो कह रहे हैं कि CIA ने एक टिप दी थी और फिर इसराइल ने उस पर हमला किया। एक लैप्स हुआ है, ईरान की सिक्योरिटी में इंग्रेस की है, और अब ईरान ने बदला लेने की ठान ली है। हाउ डू यू एनालाइज ऑल दिस सिचुएशन? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो ईरान के सुप्रीम लीडर की जो शहादत हुई है वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत नहीं है, वो रूल बेस्ड ऑर्डर की डेथ हो चुकी है। जी। प्रैक्टिकली जो इंटरनेशनल ऑर्डर, जो रूल्स के ऊपर, जिसके अंदर बात होती थी कि इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ आइडियल्स हैं, वो ख़त्म हो चुका है आज से। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड कि इस तरीके से आपने एक मुल्क के जो लीडर हैं उनको, और उससे पहले इन्होंने जो मडोरो के साथ किया, हाँ। तो ये वाज़ह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद आपने जो बात की कि जो इनग्रेस है इसराइली इंटेलिजेंस की, और जो आपने लैब्स की बात की, आई थिंक ये हार्ड कोर ट्रीजन है। ये अभी नहीं हुआ, पिछले तकरीबन 8 साल से आप ये देख रहे हैं कि ईरान की लीडरशिप को जो है इसराइल डिकैपिटेट करता आ रहा है। कासिम सुलेमानी से शुरू हुआ जी। था और अब ये ईरान के सुप्रीम लीडर तक आया। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो थे वो तमाम, उनको शहीद कर दिया गया। अहमदी नेजाद को अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको भी शहीद कर दिया गया है। अच्छा। इसके बाद फखरीजादे जो हैं उनको शहीद किया गया। ईरान के प्रेसिडेंट को शहीद, फॉरेन मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर, यू नेम इट। ईरान की फर्स्ट ईयर लीडरशिप को डिकैपिटेट किया, सेकंड ईयर को किया, थर्ड को किया, आज हम फोर्थ ईयर के ऊपर खड़े हैं। हम्म। और ये बड़ी तल्ख हकीकत है, लेकिन ये जो सारी डिकैपिटेशन हो रही थी वो उन गद्दारों की वजह से हो रही थी, उस ट्रीजन, हार्ड कोर एस्पियोनाज की वजह से हो रही थी जो ईरान के पावर कॉरिडोर्स के अंदर मौजूद है। सो एक तो ये एंगल है इसका। हम्म। नंबर टू, जो आपने बात की कि जंग किस तरफ आगे जाएगी, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो हालात सामने नजर आ रहे हैं, आई थिंक ये एक बहुत ब्रीफ से पॉज की तरफ जंग जाएगी अभी, और उसके बाद शायद आगे जाके हालात मजीद जो हैं वो एक्सपैंड करें। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चंद दिनों में आप ये देखेंगे कि ये एक छोटा सा पॉज आ जाएगा इस एस्केलेशन के अंदर। नहीं, कैसे, मतलब पॉज थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, क्योंकि मैं आपसे अर्ज ईरान कर तो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, तो वो पॉज आप कह रहे हैं आएगा? क्योंकि डॉक्टर उमा बकाई साहबा तो कह रही थी कि वो जिस तरह उन्होंने एक्सपेंड किया है और वो गल्फ की तरफ ले गए हैं, कंट्रीज़ की तरफ, तो वो तो जाहिर बात है अगर दुबई एयरपोर्ट जो है वो मुअत्तल हो जाए, फ्लाइट ऑपरेशन दोहा एयरपोर्ट हो जाए, तो आप नहीं समझते कि स्टेक्स जो हैं वो बढ़ेंगे? जी, मैं इसी वजह से आपसे अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें तो दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है उसका ब्लॉकेट यस। दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। दुनिया की ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसको ये बहुत सिर्फ ऑयल को हिट नहीं करेगा, ये पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिट करेगा। इसके अलावा आप देखिए, जो ये रीजनल कंट्रीज हैं, इनके ऊपर इस तरीके से जो अटैक्स हो रहे हैं, या अमेरिकन बेसिस को ईरान कह रहे हैं कि वो टारगेट कर रहे हैं, ये भी सस्टेनेबल नहीं है। ज़्यादा देर तक ये नहीं चल सकता, और ईरान भी ये नहीं एक हद से ज़्यादा अफोर्ड कर सकता कि वो जो मुल्क है वो ईरान के दुश्मन हो जाए।
और फिर इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर, ईरान भी चाहता है कि थोड़ी देर का जो पॉज है वो आए, अमेरिका भी यही चाहता है कि चीज़ें डी एस्केलेट हों। और अभी जब हम बात कर रहे हैं आपसे कुछ टाइम कबल एक स्टेटमेंट आई है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वल्लाह आलम इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं, वो नैरेटिव को शेप कर रहे हैं या वाकई में ऐसी बात हुई है, लेकिन उनका ये क्लेम है कि ईरान की जो नई लीडरशिप है वो उनसे बात करना चाहती है और वो कह रहे हैं कि मैं इसके साथ अग्री करता हूँ। सो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी देर के लिए पॉज की तरफ जाएगी और उसके बाद फिर दोबारा से शायद ये कॉन्फ्लिक्ट भड़क उठे। खालिद चिश्ती साहब, सर आप क्या कहेंगे? आप एग्री करते हैं जो हसन अल अरबी का एनालिसिस है और नई लीडरशिप की वो बात कर रहे हैं? नई लीडरशिप आ गई है सर? अभी तो आयतुल्ला की खामेनी साहब की शहादत के बाद तो वो ट्रांजिशन फेज में चले गए ना। वो नए आयतुल्ला जब आएंगे उसका भी एक प्रोसेस है। दूसरा, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो दूसरे टॉप टियर के आर्मी जनरल्स की शहादतें हुई हैं, तो नई लीडरशिप, हाँ सदर तो मौजूद हैं डॉक्टर मसूद पशिकियाँ, तो क्या आप किस तरह देख रहे हैं इसको खालिद चिश्ती साहब? पॉज आएगा आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया अनवार साहब, आपने इनवाइट किया। मेरा मानना विद ड्यू रिस्पेक्ट अरबी साहब से ये है कि अभी नहीं आएगा, क्योंकि ईरान पर बहुत प्रेशर है और जी। ज़ाहिर है हुकूमत पर बहुत प्रेशर है। ऑलरेडी पब्लिक ओपिनियन जो है बहुत सेंटिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती माहौल है और एक बदला लेने का आपने ओवरऑल देखा। पाकिस्तान में भी यहाँ मुजाहरे जी। हुए हैं, दुनिया में हर में लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे आयतुल्ला खामनेई के साथ। पहली बात तो ये। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेंज उन्होंने काम किया है, वो समझ रहे थे कि अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं लीडरशिप को तो शायद पब्लिक ओपिनियन इतनी राइप होगी कि इंटरनली इतना इंस्टेबलाइज हो कि शायद वो टेक ओवर कर लेंगे। तो वो तो हो नहीं रहा, 2 दिन हो गए हैं, आपके सामने ही है। जी। तो मेरा ख्याल है कि जो अमेरिका का ये था रजीम चेंज तक, तो मैं सबसे एग्री करता हूं कि उनका पहला था, लेकिन रजीम चेंज ट्रेडिशनली अनवार साहब आप एग्री करेंगे जो दुनिया में जहां भी हुई हैं, वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है थ्रू अनदर पॉपुलस लीडर। यानी वो भी डिबेटेड हाँ। होता है, लेकिन वो आपको ड्रीम्स दिखाता है, होप्स दिखाता है, यस। खराबियां बताता है हुकूमत की और नई उम्मीद दिलाता है और आपकी हार्डशिप्स की जस्टिफिकेशन के एक रेमेडी देता है आपको। तो यहाँ तो है नहीं को उस तरह का टेंजिबल, तो मुझे नजर नहीं आता। ईरानी जो बादशाह थे, उनका जो बेटा पहलवी है, वो तो नॉन स्टार्टर हुआ है। जब उसने कहा जी मैं इजराइल को तस्लीम कर लूंगा, तो लोगों को समझ आ गई। अभी इमोशनली जितने लोग कनेक्टेड थे आयतुल्ला खामनेई के साथ, मेरा ख्याल है कि इनको एक फेस सेविंग या एक एलिमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन करने के लिए ईरान जरूर हिट बैक करेगा, पॉसिबली इजराइल को। और जाहिर है कि एलिमेंट ऑफ रिलीफ तभी लोग फील करेंगे, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक एंगर है और सैडनेस है, ऑब्वियसली एक कॉम्बिनेशन को। और वो तभी लोअर डाउन होगी कि जब उनको मेजरेबल टर्म में इजराइल का थोड़ा बहुत होता नुकसान नजर आएगा। मिडल ईस्ट का जो उन्होंने नुकसान करना था वो उन्होंने मैसेजिंग कर दी है। अच्छा। जस्टिफाई नहीं मैं कह रहा, बट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी कह रहा हूं कि उन्होंने सबको बता दिया कि आप लोग हमारी रेंज में हैं अगर आप सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक चीज और मैं कंफर्म कर सकता हूं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर इन्होंने डिप्लॉय किए थे, वहां से तो टेक ऑफ ही नहीं किया इन स्ट्राइक्स ने। जिसका मतलब ये है इन्हीं मुल्कों से टेक ऑफ किया है जो मिडल ईस्ट के हैं, खासतौर पर जॉर्डन जो कहा था, मुवाफाक एक एयरबेस है जहां पे 52 जहाज फाइटर खड़े थे, C-17 ट्रांसपोर्ट जहाज खड़े थे, C-130 खड़े थे, 150 के करीब सॉटियां उड़ाई गई हैं और लॉजिस्टिक लाया गया है इन्हीं मुल्कों में। तो जाहिर है एक एलिमेंट ऑफ रिटेलिएशन विदाउट माई जस्टिफिकेशन ये ईरान की जस्टिफिकेशन में था। तो मेरा ख्याल ये है कि ईरान कोशिश करेगा कि कोई टेम्पररी सीज फायर, जो भी आप रवि साहब बिल्कुल ठीक इशारा कर रहे थे कि पॉसिबल हो, लेकिन उससे पहले एक नेगोशिएशन के लिए एक बार्गेनिंग चिप अपनी फेवर में करे। क्योंकि इस वक्त तो ईरान की फेवर में सीज फायर क्या है, वो किस चीज पर हाँ। नेगोशिएट करेंगे? यस। रिजीम चेंज नहीं हुई, सरेंडर वो नहीं कर रहे, न्यूक्लियर का उन्होंने तौबा नहीं की अभी तक, बैलिस्टिक और मिसाइल क्रूज मिसाइल पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो एक मेजरेबल टर्म लेटर ऑफ एस्केलेशन से पहले ईरान चाहेगा कि उनके पास एक टेक होम हो। बिकॉज लास्ट वर्ड उनके मेरे ऊपर मेरी तरफ से ये है कि देखिए, जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वो पावर टू बार्गेन होती है। यस। अब अगर पावर टू हर्ट अमेरिका ने दिखा दी है, ताकि वो रिजीम चेंज के लिए उसने कहा मैं इतना हर्ट कर सकता हूं, लेकिन ईरानियों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जो हम देख रहे हैं 2 दिनों से। एक बात, बल्कि अपने रिजॉल्व के साथ आए हैं। इसी तरह ईरान चाहेगा कि इससे पहले कि सीज फायर हो, मैं अपनी एक पावर टू हर्ट सिमुलेट करूं या एग्जिबिट करूं, ताकि जब सीज फायर हो तो मेरे पास एक पावर टू बार्गेन हो, जैसे भी हो। वो तो बाद में देखा जाएगा कि पावर टू बार्गेन कितनी है और कितना लिवरेज अमेरिकन प्रेसिडेंट देते हैं कि नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बिफोर टेम्पररी हो या लॉन्ग टर्म हो, ईरान जरूर अपने लोगों के इमोशनली कूल डाउन करने के लिए और जैसे मैंने कहा पावर टू बार्गेन लेने के लिए, जैसी भी उनको मिलनी है, उसके लिए जरूर एक रिटेलिएशनरी स्ट्राइक करेगा। और आर्मामेंट और एमुनिशन कॉस्ट का इस्तेमाल होता है, वो हम बाद में बात वो हम उस पर हम दोबारा लौट के आते हैं। मुनव्वर हसन साहब, योर टेक सर।
जो इस वक्त हमारी गुफ्तगू का ये पहलू चल रहा है कि एक पॉज आएगा और उसके बाद दोबारा फिर फ्लेयर अप भी हो सकता है, लेकिन डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन खालिद चीसी साहब कहते हैं कि बगैर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के, क्योंकि उन्होंने ईरानी गवर्नमेंट ने भी कह दिया ना कि वो करेंगे, इसका बदला लेंगे वो। और कासिम सुलेमानी का भी जब हुआ था तो उन्होंने जब कहा था कि हम बदला लेंगे तो कोई ना कोई उन्होंने बदला लिया था, उसकी एक फॉर्म डिफरेंट थी, लेकिन उसको करके फिर एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ थोड़ी बहुत मामला आगे बढ़े थे। मुनव्वर साहब, मैं समझता हूँ कि जंग मजीद बढ़ेगी और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको नजर आएगी, बिकॉज अच्छा, जो अमेरिकन स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि बहुत ही जोरदार हमला किया जाए, बहुत गहरा नुकसान दिया जाए और जंग को बहुत ही कलील वक्त के लिए रखा जाए, बिकॉज हाँ। पेंटागन का क्लेम ये है कि 7 से 10 दिनों का एमिनेशन उनके पास है, उनकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उनकी पब्लिक ओपिनियन उनके साथ नहीं है, और इसके साथ साथ जो अमेरिकन सॉफ्ट पावर है रीजन के अंदर यानी मिडिल ईस्ट के अंदर, वो तकरीबन इरोड होकर रह गया है। ईरानी स्ट्रेटेजी ये थी कि अगर आप जंग करते हैं तो ईरान का ये पैटर्न है कि पहले चोट खाता है, फिर उसे सस्टेन करता है और फिर खड़ा होता है। मिसाल के तौर पे रेवोल्यूशन के बाद उनकी की पर्सनैलिटीज जो हैं उनको एसेसिनेट कर दिया गया, जिसमें शहीद मुतहरी भी थे। एक वक्त आया उनकी कैबिनेट को, पार्लियामेंट को, जुडिशरी को उड़ा दिया गया, लेकिन उन्होंने सस्टेन किया। जी। ईरान इराक जंग हुई और इनिशियली खुर्रम शहर तक इराक आ गया था, उन्होंने चोट को सस्टेन किया और फिर बसरा तक जा पहुंचे, और फिर 12 दिनों की जंग में भी उन्होंने पहले चोट बर्दाश्त की और फिर खड़े रहे। तो ये पैटर्न आपको ईरान का नजर आता है, वो लंबी वॉर के खिलाड़ी हैं। इसके साथ साथ जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि अमेरिका में जो बॉडी बैग्स जा रहे हैं वो नंबर वो नहीं है जो खुद अमेरिकन बता रहे हैं, बल्कि वेस्टर्न सोर्स ये बता रहा है कि वो सैकड़ों के अंदर है, वो बड़ी तादाद के अंदर है। और अब सवाल उठने लगा है कि हम इजराइल की वॉर क्यों कर लड़ें। इसके साथ साथ जो असल ऑब्जेक्टिव था, बल्कि अभी मैं देख रहा था जो उनकी कांग्रेस है उनके ट्विटर हैंडल से भी ये बात हो रही है कि कोई ऐसा साइन नहीं था कि ईरान कोई प्रिमिटिव स्ट्राइक करने लगा था अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ, तो फिर ईरान पे हमला क्यों हुआ। और ये CNN बारहा पूछ रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट से कि आपने हमला क्यों किया है। और फिर इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो ये नहीं कि ईरान विलिंग है कि हमसे बात करें, इस वक्त तो लग ये रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट और अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं रीजन में वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप बातचीत करें। और ये इंतहाई मुश्किल है इस वक्त ईरान के लिए, जिस वक्त जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी रिचार्ज हो गए। आपने देखा कि हिजबुल्ला नॉर्दर्न इजराइल पे अटैक कर रहा है, हशद शेबी ने जो अमेरिकन बेसिस हैं सीरिया पे उस पे अटैक करना शुरू कर दिया है, अंसारुल्लाह ने जो मुआहदा था अमेरिका के साथ उसे कैंसिल करके इजराइल पे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। तो ये तो मामला अभी चल रहा है और ऐन मुमकिन है कि आयतुल्लाह सिस्तानी, उनकी स्टेटमेंट तो आ गई है जिसमें उन्होंने दुख का इजहार किया है, लेकिन अगर वो फतवा भी दे देते हैं तो फिर हमें याद रखना चाहिए कि उनके एक फतवे के ऊपर जो दाइश थी उन्हें इराकियों ने निकाल बाहर फेंका था, तो मजीद हालात खराब हों। जी, हसन अररबी, दोबारा आपके पास में आ रहा हूँ सर। आपने दोनों का एनालिसिस सुन लिया जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं। जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं खालिद साहब के साथ भी एग्री करता हूँ। बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक फेस सेविंग के बाद, जाहिर है अगर पॉज आएगा तो किसी ना किसी फेस सेविंग के बाद ही आएगा, उसके बगैर तो पॉज पॉसिबल नहीं है। और दूसरी जहां तक बात है अमेरिका की, यस अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट की कॉल है, कल से शुरू हो चुकी हैं। टकर कार्लसन जो कि राइट हैंड जी। समझे जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने ये बात कही है कि सर्वे हुआ है अमेरिका में और उस सर्वे के मुताबिक 5 में से 4 अमेरिकन ये चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका जंग ना करे, एक अमेरिकन चाहता है कि जंग हो। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का वो सारा पॉपुलर नैरेटिव जो वो लेके आए कि थे कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मैं मिडिल ईस्ट की जंगों से खुद को निकालूंगा, ये उन्होंने प्रेसिडेंशियल डिबेट के अंदर बात की थी। और फिर उसके बाद जिस तरीके से उनकी कांग्रेस की तरफ से और बाकी ट्रंप की इवन ऑपोजिशन की तरफ से भी जितना उनके ऊपर प्रेशर है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अमेरिका भी सस्टेन नहीं कर सकेगा इस लंबी जंग को। और ये बात बड़ी ऑड लगेगी सुन के लोगों को, लेकिन अमेरिका फाइनेंशियली भी एक हद से ज्यादा स्ट्रेच बर्दाश्त नहीं कर सकता। $38 ट्रिलियन का इस वक्त अमेरिका के ऊपर अपनी तारीख का सबसे बड़ा कर्जा है, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो इसराइल की और बाकी बैरून मुल्कों की जंगें लड़ लड़ के हम पे चढ़ा है, तो हम बैरूनी जंगों से अपने आप को निकालेंगे। तो अमेरिका के ऊपर बहुत शदीद प्रेशर है
इसराइल के ऊपर भी बहुत शदीद प्रेशर है। लेकिन जिस तरह बिल क्लिंटन ने कहा था कि ईरान और इसराइल की जो जंगें हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं कि नेतन्याहू इक़्तिदार में रह सके, तो वो एंगल हमें अपने जहन में रखना चाहिए। बहुत बड़ा स्पॉइलर जो है वो इसराइल की शक्ल में मौजूद है। और आप समझते हैं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड ने सवाल उठाया कि वाई मिस्टर प्रेसिडेंट, वाई वी हैव अटैक्ड ईरान, ये सवाल जो है ये आप जो है इसकी गूंज आपको सुनाई देगी अमेरिका में? और दूसरा, आपका असेसमेंट क्या है कि क्यों कर हमला जो नागुज़ीर था? क्या जो अमेरिकी खबर रसां इदारे कह रहे हैं कि टिप दी थी इसराइल ने कि यहाँ उनकी लीडरशिप मौजूद है, आयतुल्लाह मौजूद हैं, इसलिए यहाँ हिट कर दिया जाए, तो अमेरिका उस पर राज़ी हो गया? देखिए, उनके जो खबर रसा इदारे हैं वो गालिबन ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने इंफॉर्मेशन जी दी जी थी कि जी जी, आयतुल्लाह यस, मौजूद हैं और इसराइल ने स्ट्राइक किया। आई जी स्टैंड करेक्टेड, जी बिल्कुल। जी, आई थिंक इसमें देखें, जो डीकैपिटेटिंग ऑपरेशंस हैं वो तो इसराइल का इट वाज अ राइटिंग ऑन द वॉल कि इन्होंने करना ही करना है। जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, इसके अलावा ईरानी इनकलाब से रिलेटेड जितने भी लोग थे उन सारों को तो वो ऑलरेडी शहीद कर चुके हैं। ही वाज द ओनली वन लेफ्ट। सो ये इन्होंने करना ही करना था। और नागुज़ीर किसी मतलब आप ये कहें कि कोई कंपल्शन थी अमेरिका की, तो वो कंपल्शन नहीं थी। उन्होंने जानते बूझते हुए इसराइल को सपोर्ट किया इसके अंदर। और इसराइल के लिए ये ज़रूरी इस वजह से था कि इसराइल, जैसा मैंने बताया कि इसमें एक तो नेतन्याहू वाला एंगल है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इसराइल का वो बड़ी तेज़ी से कोलैप्स करता जा रहा है। 5% इसराइली इसराइल छोड़ के चले गए हैं परमानेंटली। उन्होंने अपनी नेशनैलिटी कैंसिल करा दी है पिछले 3 सालों में। कितने लोग वैसे नेशनैलिटी कैंसिल कराए बगैर छोड़ के गए हैं, ये सामने ये फैक्ट ही नहीं है, किसी के पास स्टैट्स नहीं है इसराइल ने पब्लिक किए। इसराइल की अपनी सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। नेतन्याहू के खिलाफ अल्ट्रा राइट भी है, लेफ्ट ऑलरेडी उसके खिलाफ है, और फिर जुडिशरी में भी उसके ऊपर केसेस हैं। सो इसमें इसराइल को एक सिग्निफिकेंट, और गाजा में जो जेनोसाइड है उसके बाद से उसकी परसेप्शन डोमेन में जिस तरीके से वो गिर रहा है, इसराइल को कहीं ना कहीं परसेप्शन विक्ट्री और ऑप्टिक्स चाहिए थे अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट अभी भी लाइव है। सो ये सारे एंगल्स जो हैं, ये मल्टीपल एंगल्स से जिसको इसराइल ने इस तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। वेरी इंपॉर्टेंट। हसन, मुझे मालूम है आपने काफ़ी और कमिटमेंट है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमारे साथ जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब मौजूद हैं। मैं खालिद चिश्ती साहब आपके पास आना चाहूँगा। चिश्ती साहब, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मिलिटरीली ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? आपने देखा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो दागे जा रहे हैं। इसराइल ने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया है, उनके पास बड़ी एयरफोर्स है, उसका वो इस्तेमाल करते भी हैं। तो ईरान ने जब बदला लेने का कहा और आप भी कह रहे हैं कि वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक करेगा, क्या उनके पास पोटेंशियल है और हदफ इसराइली होगा? तब जाकर अगर स्ट्रेटेजिक पॉज भी आता है, डिस्कलेशन की तरफ भी जाते हैं, ईरान की जो मिलिट्री प्रोविस है वो इतनी है तगड़ी? जी अनवार साहब, देखिए बुनियादी तौर पर ईरान बड़ा बड़ा मेरा ख्याल है कि क्लियर होना चाहिए कि जो मिडल ईस्ट के मुल्क हैं, चाहे वो कतर है, दोहा है, अबू धाबी है, दुबई है और सऊदी अरब है, उनके खिलाफ उसने सिंबॉलिक, मेरा ख्याल ये है कि वो शायद कंटिन्यूड स्ट्राइक्स नहीं करेगा। अच्छा, जो उसका मेन टारगेट है, जो पेन कॉज कर सकता है और जो उसको, जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर सकता है और बेटर बार्गेनिंग उसको मिल सकती है, वो इसराइल को अटैक करके मिल सकती है। अमेरिका तक वो पहुंच नहीं सकता। अब आप देखिए ईरान का इसराइल पर अटैक करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। मैं थोड़ा सा आपको एक ज्योग्राफिकल कंपैरिजन पेश करता हूं ताकि हम बेहतर अंडरस्टैंड कर पाए। इसराइल का जो ज्योग्राफी का साइज है वो ईरान की निस्बत 70 गुना छोटा मुल्क है, 70 टाइम्स। और अगर आपके व्यूअर्स और आसान समझना चाहें तो हमारे केपीके का चौथा हिस्सा है इसराइल का पूरा ज्योग्राफिया। इतने छोटे एरिया को पिछले 78-79 सालों के अंदर बुनियादी तौर पर अमेरिका ने तकरीबन 260 बिलियन डॉलर की सिर्फ मिलिट्री एड दी है। और पिछली जंग से पहले जो जून 2025 में हुई थी, मेरे जैसे जो स्टूडेंट अफेयर पा रहे हैं, फॉर्मर फाइटर पायलट एयरफोर्स का होने के नाते हम पढ़ते हैं, पढ़ाते रहे हैं, ये मेरा मानना ये था कि शायद ये वाकई जो वो क्लेम करते हैं ये पेनिट्रेटेबल या ब्रीचेबल उनका डिफेंस नहीं है। लेकिन ईरान ने वो मिथ तोड़ दी। और जून 2025 में दोनों मुल्कों में से अगर मैं स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी के तौर पर देखूं कि दोनों में से किसका भरम टूटा और किसका जोम टूटा, तो ऑब्वियसली इसराइल का था। यानी 1/70th साइज का होके फिर भी इतनी सी स्पेस को भी वो नहीं बचा सके। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके पास दुनिया में सबसे अच्छा एयर डिफेंस मैकेनिज्म था। थर्ड उनके पास मिसाइल है अमेरिकन, जो लाया गया था कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, फिर इसराइल को इतना पसंद आ गया कि उसने रख लिया। 3000 किलोमीटर दूर तक वो आने वाले मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। उसके बाद एरो 3 है, तकरीबन 2300 किलोमीटर दूर इंटरसेप्ट करता है। फिर उसके पास डेविड स्लिंग
तकरीबन 300 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट करता है। फिर उसके पास आयरन डोम है जो 70 किलोमीटर पर इंटरसेप्ट करता है। अब ये डाटा मैंने इसलिए आपको बताया है कि ईरान ने इस हकीकत के बावजूद कि यहां से जब मिसाइल चलता था तो पहले पर्शियन गल्फ में अमेरिकन वॉरशिप उसको इंटरसेप्ट करते थे, फिर जमीन से जॉर्डन इराक से गुजरता था वो इंटरसेप्ट करते थे, फिर रेड सी पे इंटरसेप्शन होती थी, फिर मेडिटेरेनियन पर जो अमेरिका ने और इजराइल ने डिप्लॉय किया था वो डिफेंस इंटरसेप्ट करता था, और फिर ये लेयर जो मैंने थर्ड की, डेविड स्लिंग की, एरो 3 की और आयरन डोम की बताई, फिर ये एक्शन में आती थी। उसके बावजूद ईरानियन ने तकरीबन 15% के करीब मिसाइल्स को मैनेज कर लिया था पेनिट्रेट करना। 34 इजराइल मरे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत मुश्किल चैलेंजिंग था, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि उन्होंने कॉस्ट इंपोज की थी, और कॉस्ट इजराइलीज तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि पिछले 78 सालों में तो वो तो दूसरे मुल्कों पर जाकर बमबारी करते रहे हैं, उनको हाइडिंग टनल में पता नहीं था कि बंकर्स में कैसे छुपते हैं, राशनिंग कैसे की जाती है फूड की, और उनके जाहिर है आइजर वाइजमैन इंस्टीट्यूट डिस्ट्रॉय हुआ, मोसाद हेडक्वार्टर तबाह हुआ, आर्मी का हेडक्वार्टर तबाह हुआ, उनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू मोर्चे में सोते रहे बंकर में जाकर। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं, ये जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा, अब उसने 8 महीनों में, कंक्लूड मैं करते हुए कहूंगा कि 8 महीनों में उसने और ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल का आर्सेनल ऐड किया है, क्रूज मिसाइल ऐड किए हैं, जो वो जरूर इस्तेमाल करेगा, जो बेहतर है एक्यूरेसी वाइज भी, ये भी मैं ऐड करता चलूं। तो वो जरूर एक प्रोहिबिटिव अटेम्प्ट, पूरा कैंपेन चाहे वो 1 दिन चले या 10 दिन चले, वो जरूर चलाएगा, ताकि जैसे मैंने शुरू के पिछले सवाल के जवाब में कहा कि लोग भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और अगर किसी तरह सीज फायर दुनिया पड़ जाती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई नहीं पड़ रही, और स्पेशली रूस और चीन नहीं पड़ रहे, जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए, अगर वो पड़ जाते हैं किसी तरह और यूनाइटेड नेशन मिला के कोई सीज फायर कर लेते हैं, तो एक एडवांटेजेस पोजीशन, रिलेटिव टर्म में एडवांटेजेस कह रहा हूं मैं, ओवरऑल नहीं कह रहा, उसकी एडवांटेज पोजीशन हो जो इस वक्त और आज है उसकी। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े आपने ज़बरदस्त तरीके से अहाता किया मिलिटरीली। मैं डिप्लोमेटिकली डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब आपसे जानना चाहूँगा, रशिया और चाइना का जिक्र किया है एयर कमांडर खालिद चीसी साहब ने, और जो कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है उसमें ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने इस बात का इकरार भी किया कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ खड़े हैं। आप किस तरह देख रहे हैं रशिया और चाइना के रोल को, क्योंकि ईरान इस वक्त तो ऐसे लग रहा है कि जाहिर बात है अमेरिका और इसराइल जो है उनका गठजोड़ तो है और वो हमलावर हैं, एक दूसरे को टिप्स भी दे रहे हैं और हमले में भी एड कर रहे हैं। ईरान कितना जो है वो डिप्लोमेटिकली इसमें अपने क्लाउड को बढ़ा सकता है? जिस दुनिया में इस वक्त हम रह रहे हैं वो क्रॉस रोड के ऊपर है। एक तरफ बयानिया है कि वी आर लिविंग इन ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी रियासतें भी हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, हशद शैबी, अंसारुल्लाह वगैरह वगैरह की सूरत में जी। इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि नहीं, दुनिया जो है वो यूनिपोलैरिटी की तरफ जा रही है और वो सस्टेन करेगी अभी तक, बिकॉज अमेरिकन पावर मुकम्मल तौर पे एग्जॉस्ट नहीं हुआ। इस वक्त हम इस क्रॉस रोड के ऊपर खड़े हैं कि अगर ईरान फॉल करता है तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि यूनिपोलैरिटी स्टिल एग्जिस्ट करती है। और अगर अमेरिका यहाँ पछाड़ा जाता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और ईरान के साथ चाइना और रशिया भी ये चाहते हैं कि वो पछाड़ा जाए, तो फिर हम कहेंगे कि वी आर लिविंग इन अ ट्राइपोलर वर्ल्ड, जिसमें एक पोल को चाइना, दूसरे को अमेरिका और तीसरे को फ्रांस लीड कर रहा है। अब चाइना और रशिया की स्ट्रैटेजी ये है, जिसको मैं कहता हूं ग्रेट गेम ट्रैप आपको नजर आ रहा है, कि इतना ब्लीड किया जाए अमेरिका को कि वो एक और वॉर सस्टेन न कर सके, और यूक्रेन के अंदर रशिया अपनी मनमानी करे, और ताइवान के मसले पे चाइना बड़ी आसानी के साथ जाके उसे अपने साथ एनेक्स कर ले। और यही वजह है कि उन्होंने मुकम्मल असिस्टेंस दी है ईरान को। और याद रखें कि आज की वॉरफेयर में, मुझसे ज्यादा खालिद चिश्ती साहब बता सकते हैं, कि मिसाइल से ज्यादा इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस जो है वो बड़ी कारगर होती है। और वो चाइना के जो जासूसी के या सर्विलेंस के जो बैटलशिप वहां पे खड़ी है, वो ईरान को सारी इंफॉर्मेशन दे रही है। ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि उनके रूहानी पेशवा टारगेट हो गए, बिकॉज मोसाद का नेटवर्क भी है पार्शली, और बिकॉज नेग्लिजेंस भी है उनकी इंटेलिजेंस की तरफ से, और बिकॉज जो वॉशिंगटन पोस्ट स्टोरी पब्लिश कर रहा है वो फैक्टर भी हमारे सामने है। इसकी वजह से वो टारगेट हो गए। अदरवाइज अब तक मेरी नजर में अमेरिका को अच्छी खासी इंजरी हो चुकी है। मिसाल के तौर पे पेंटागन के लिए ये शॉकिंग है कि एट अ टाइम ईरान उनके 8 बेसिस को टारगेट करे, सिंबॉलिकली ही सही। इसका मतलब ये कि कैपेबिलिटी है, तो वहां एयर डिफेंस सिस्टम उनका क्या कर रहा था, नंबर 1। नंबर 2 ये
कि ईरान के पास इसका मतलब कैपेबिलिटी है कि वो मेजर इंजरी जो है इन्फ्लिक्ट कर सकता है अमेरिका को। तो लिहाजा यही वजह थी कि ज्वाइंट चीफ जो थे यूएस आर्मी के, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा था कि अब हम ऐसी जगह चले जाएंगे, अगर हम एसेसिनेट करते हैं आयतुल्लाह खामनाई को, तो फिर ऐन मुमकिन है कि हार्ड कोर कोई आईआरजीसी का बंदा आके उस सीट पर बैठ यस, जाए और ईरान ज्यादा रेडिकल हो जाए, जिसके चांसेस अब बहुत ज्यादा नुमाया नुमाया है। नजर आ रहे हैं। और जो मोदोरो टाइप ऑपरेशन था, जहां पे उनकी वाइस प्रेसिडेंट से जो वो काम ले रहे हैं, वो मुमकिन नहीं होगा ईरान के केस में। अच्छा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ज़्यादा हम और भी एक्सप्लोर करेंगे, छोटा सा वक्फा मैं शामिल करता हूँ व्यूअर्स, उसके बाद आएंगे। तो हमारी डिबेट बड़ी इस इंटरेस्टिंग फेज में चली गई है कि ये जो प्लानिंग थी, क्या उस प्लानिंग के मुताबिक अमेरिका और इसराइल आगे बढ़ रहे हैं, और ईरान के पास जो है वो क्या कार्ड्स हैं, पाकिस्तान के इसमें क्या स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस पर भी मैं एयर कमांडर खालिद चीसी और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब से जानूंगा कि पाकिस्तान का ज़रबत नेबर है ईरान। पाकिस्तान नहीं चाह रहा और नहीं चाहना चाहिए कि ईरान में इंस्टेबिलिटी आए। हमारे लिए कितना ही इसका बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पे इम्पैक्ट आ सकता है अगर ईरान इनस्टेबल होता है, इस पे गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद वक्फा ले लीजिए। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मग़फ़िरत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम होगा। इरशादे बारी ताला, बेशक अल्लाह तुम्हें अदल, एहसान और कराबतदारों को अता करने का हुक्म देता है और फहाशी, नापसंदीदा कामों और बगावत से मना करता है। अल्लाह इस तरह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत पा सको। रोज़ा एक बातनी अमल है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान राज है। शुक्र निस्फ ईमान है, सब्र निस्फ ईमान है और यकीन कामिल मुकम्मल ईमान है। असल तो इनाम रब करीम का बंदे पर यह है कि इंसान की ज़ुबान सच बोले, उसकी आंखें शर्म हया वाली हों। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ना महबूब वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ना, अल्लाह के हुजूर तवज्जो करना, तौबा करना। रमज़ान की सातों में, सुबहों में, शामों में, सहरी में, इफ्तार में, तरावी में, तहज्जुद में अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार की जाए। वेलकम बैक व्यूअर्स। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, सर आपने इस हवाले से जो पूरा एक एनालिसिस हमारे सामने रहा है, दोबारा लौट के आऊँगा डॉक्टर एयर कमांडर खालिद चीसी साहब से पूछूंगा इस हवाले से। आपसे मैं, बल्कि उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। खालिद चीसी साहब, सर आपसे ये इस हवाले से सवाल कर लेते, जो अभी ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, कि अब जो कमांड है वो और मैं ये भी देख रहा था कि ईरान में दो शेड्स ऑफ ओपिनियन पाए जाते हैं, या वो ज़रा हार्ड कोर होते हैं और या सॉफ्ट होते हैं। मौजूदा सदर हैं डॉक्टर मसूद पशेकियाँ, उनके बारे में यही राय है कि वो ज़रा मुतदल मिजाज हैं, और जो आयतुल्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे खामेनेई साहब, वो भी बड़े डायनामिक थे वो हार्ड कोर, लेकिन वो चले ऐसे सदूर के साथ भी। तो आप वो कह रहे हैं कि ये मुतनब्बे कर दिया गया था अमरीकी सदर को कि अगर हम इस तरह के कोई ऑपरेशन करते हैं, जो कि उन्होंने कर डाला है,
इंतहाई कभी फेल किया है, तो कोई रेडिकल सोच के शख्स भी आ सकते हैं इस मसनद पर। तो आप समझते हैं ये कोई मिसकैलकुलेशन हुई है अमेरिका से, या वो पहले से दे वर गनिंग फॉर इट कि हम जो है वो आयतुल्ला साहब को जो है वो इस मंजर से हटाएंगे? देखिए अनवर साहब, बुनियादी तौर पर जो ये ऑपरेशन हुआ है और जो डॉक्टर मुनव्वर साहब भी कह रहे थे, ये वेनेजुएला का नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर करें जी। हम। दूसरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ट्रेडिशनली लुक बैक करें लीबिया पर, इराक पर, Yes. जितने मुल्कों के ऊपर ये इस तरह के ऑपरेशन किए गए थे, इवन अफगानिस्तान के ऊपर किए गए थे, तो उस जमाने में एक डमी किस्म की एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन से पास करा ली जाती, और उसके बाद अमेरिका नारा लगाता था, 44 नेटो मुल्कों को इकट्ठा करता था और कहता था आ जाए हम चढ़ दौड़ते हैं। दुनिया मॉरली खामोश रहती थी कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन पास हुई। यस। ये बहुत अरसे बाद देखिए, इसमें सिर्फ एक मुल्क ने रेजोल्यूशन पास की है इस अटैक के लिए, और बहुत ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया अमेरिका को, वो है इसराइल। अब इसराइल का बहुत ज्यादा प्रेशर, अभी भी नेगोशिएशन, एक तो ऑप्टिक्स थी, और आपने नोट किया कि इसराइल का सबसे ज्यादा प्रेशर ये था, न्यूक्लियर नहीं था, उसका था बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स। क्योंकि न्यूक्लियर का क्या फायदा, क्योंकि अपने घर में तो आपने धमाका नहीं करना होता, आपने कहीं भेजना होता है उसको, तभी वो डिटरेंस बनता है जी। इसीलिए वो ईरान चाहता था कि न्यूक्लियर प्लस क्रूज मिसाइल्स हों, लेकिन इसराइल चाहता था और अमेरिका को कहता था कि बेशक आप न्यूक्लियर को ना छेड़े नेगोशिएशन में, आप क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करें। वो शायद देता रहा। अमेरिकन प्रेसिडेंट आ तो गए हैं, लेकिन अब टेक होम एक अटेम्प्ट उन्होंने 1.5 महीना पहले आपने देखा था जब अपराइजिंग हुई थी, जो मुजाहरे हुए थे, वो अपराइजिंग में एक एलिमेंट ऑर्गेनिक भी जरूर था। मैं ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, जब आपका 16-15 लाख का एक रियाल हो जाए वर्सेस अ डॉलर, तो फिर ऑब्वियसली हार्डशिप बहुत है, जॉबलेसनेस बहुत है। दुकानदारों से वो शुरू हुई थी स्ट्राइक और फिर बढ़ते बढ़ते फैल गई। ऑर्गेनिक एलिमेंट ये जरूर था, लेकिन जो हम चीज भूल जाते हैं बहुत सारे लोग, वो ये है कि ये लोग जो सड़कों पर थे वो इस हुकूमत के खिलाफ जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो किसी सूरत भी प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू की फेवर में नहीं कर रहे थे। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अमेरिका ने और नेतन्याहू ने ये समझा कि जो सड़क पर है ये हमारा ही इंतजार कर रहे हैं, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस वक्त भी कहा और कल भी उन्होंने ये कहा कि जनाब आप इंतजार कर रहे थे, हम आ गए हैं, तो अब आप आपकी खिदमत में हम पेश हो गए हैं, आप टेक ओवर कर लें। तो इट इज नॉट दैट सिंपल। एक और जो उन्होंने गलती की, जो मेरा मानना ये है कि देखिए, दुनिया में जब भी मिलिट्री इस तरह की स्ट्राइक्स होती हैं, जब जंग छिड़ती है, तो आप लीडर को नहीं टारगेट करते। इसलिए नहीं करते कि लीडर ही को तो आपने सबक सिखाना होता है, लीडर ही की तो विल टू फाइट खत्म करनी होती है। लीडर ही को आपने बताना होता है कि तुम्हारे लिए बचा कुछ नहीं है, तुम कॉम्प्रोमाइज करो एंड गिव अप करो। जो मैं पिछले ब्रेक से पहले कह रहा था कि जो आपकी पावर टू हर्ट है और पावर टू बार्गेन है, वो बार्गेन आपको लोग तो नहीं देंगे, वो तो लीडर देगा, जिसको आपने इनहाइलाइट कर दिया है, जिसको तबाह कर दिया है, जिसको एम्बैरस कर दिया है, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाता है। लेकिन आपने सबसे पहले लीडर को इसलिए नॉकआउट किया कि आपने फिर मैच कैलकुलेट किया, इसराइल ने और अमेरिका ने, कि शायद हम लीडर जो ही एलिमिनेट करेंगे, लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस को टेक ओवर कर लेंगे, हमारी मर्जी के बंदे आ जाएंगे, हम बैक करेंगे। टोटल मिसकैलकुलेशन है और सीरीज है। और डॉक्टर मुनव्वर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं भी एग्री करता हूं कि ये कंटिन्यू रहेगा। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वक्त इमोशनली लोग हर्ट हैं। जो लोग फेंस पर इंतजार करते हैं ना अनवर साहब, आप एग्री करेंगे, जो वेट कर रहे होते हैं कि मैं आयतुल्ला या प्रेसिडेंट हुकूमत के फेवर में हूं या खिलाफ हूं, वो जंप इन कर जाते हैं इन द फेवर ऑफ द रिजीम। व्हाई? बिकॉज नाउ इट्स अ विक्टिम एलिमेंट एंड सिंपैथी आ जाती है। एक सेल्फ पिटी सिंड्रोम आ जाता है कि हम पर तो हमला हो गया है, हमारी तो कौम मजलूम है, हम पर तो जा रहे लोग आ रहे हैं, और वो भी इसराइल और अमेरिका आ रहे हैं। और आपको दिखाया क्या गया? एक और स्ट्रेटेजिक मिस्टेक इन्होंने ये की कि शाह फरहान के बेटे को सिंबॉलिक ऑल्टरनेट दिखा दिया। ना 47 साल से वो रूट्स हैं उसके, 19 साल की उम्र में वो छोड़ के चले गए मुल्क को, ना उनकी कोई पार्टी है, ना उनका कनेक्शन है। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने की या करवा दी गई, लॉयल्टी में मोर लॉयल देन द किंग, उनके बेटे ने अनाउंस कर दिया कि मैं पावर में आऊंगा तो इजराइल को तस्लीम कर लूंगा। दैट वाज अ नॉन स्टार्टर। बिल्कुल सारे अगर लोग फेंस पर वेट भी कर रहे थे कि हम शाह फरहान के बेटे को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हमारी हालत ठीक हो जाएगी, तो वो जंप इन कर गए दिस साइड। और लास्ट वर्ड इसके ऊपर ये है कि यहाँ पे तो वैक्यूम बहुत ज्यादा लीडरशिप का, या उस तरह बनने नहीं दिया गया, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। तो जब वैक्यूम होता है तो फिर एक स्विच से ट्रांसफर, ये कोई चैनल नहीं होता टेलीविजन का कि आप रिमोट से बदलेंगे तो अगले दिन नया चैनल आ जाएगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पीपल हैव टू हैव देयर माइंडसेट। और जब आखिरी बात, लीडर जब ऑल्टरनेट होता है, वो होप देता है, वो उम्मीद देता है, एक पॉजिटिविटी डेवलप करता है, वो हुकूमत के खिलाफ नेगेटिव चीजें बताता है और कहता है मैं ये नहीं करूंगा, तो लोग आपकी तरफ राग़िब हो जाते हैं।
तो वो यहाँ पे कहाँ देख रहे हैं आप ईरान के अंदर? तो इट्स Very. नॉट एज इजी कि जैसे वो मिस कैलकुलेशन किया है पूरा अमेरिका ने। तो डॉक्टर साहब की तरफ मैं भी एग्री करूंगा कि ये ईरान की इंटरेस्ट में जाहिर है शॉर्ट एंड क्रिस्प वॉर है, लेकिन प्रोलॉन्ग भी उनको सूट करती है, बिकॉज एलिमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट अमेरिका के लिए बढ़ती जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट जी। मैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब आपसे जानना चाहूँगा, जो मैंने कहा पाकिस्तान के लिए सर कितना ये इम्पॉर्टेंट है जो इस वक्त सिचुएशन इवॉल्व हो रही है बिलखसूस ईरान में, और फिर मैं एयर कमांडर साहब से अफगानिस्तान के हवाले से भी पूछूंगा क्योंकि वो भी ईरान का भी हमसा है और हमारा भी हमसा है। पहले डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब आप सर। अनवर साहब, पहले मैं एक छोटा सा कमेंट ये दे दूं कि हमें खालिद चिश्ती साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमें ये भी समझना होगा कि अमेरिका के मफादात कुछ और हैं और इजराइल के मफादात कुछ और हैं। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट, कि दोनों टारगेट कर रहे हैं ईरान को, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि जो चाइना का रास्ता है उसे सीवियर किया जाए ताकि वो वेस्ट एशिया में इन्फ्लुएंस न कायम कर सके और उसकी जो सप्लाई चेन है ऑयल की वो उसे हम रोक सकें। और यही वजह थी कि उसको अट्रैक्ट करने के लिए ईरानियों ने अमेरिकन कंपनीज को ऑफर दी थी कि कुछ कंपनीज कुछ एरियाज में हम अलाउ करते हैं, आप आके इन्वेस्टमेंट करें, जिसके बारे में खुद ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि डील तकरीबन हो चुकी थी। इसके साथ इजराइल का जो मफाद है वो मफाद ये था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम जिसकी खालिद चिश्ती साहब ने बात की, और जो रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट देना है उसको खत्म किया जाए, बिकॉज ग्रेटर इजराइल की राह में ये सबसे बड़ी रुकावट है। अब गलती ये हुई है कि आयतुल्लाह खामनाई बिकॉज रिलीजियस लीडर थे तो वो अखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, और यही वजह थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब न बनाने के ऊपर उन्होंने फतवा दिया हुआ था। लेकिन अब चूंकि उनकी शहादत हो चुकी है तो ऐन मुमकिन है कि ईरान ये रास्ता अख्तियार करे और हार्डलाइनर कोई आके बैठे, और ऐन मुमकिन है कि हार्डलाइनर ही आएगा, ज्यादा चांसेस यही नजर आते हैं। और इसी पैराए में जब आपने चाइना का रास्ता रोकना है तो चाइना का रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है, तो लिहाजा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और अफगानिस्तान में क्योस करना एक मकसद रहा अमेरिका का, और उसके बहुत सारे शवायद हैं। बिलफर्स जैक सैलिवन जो हैं वो ईमेल करते हैं हिलरी क्लिंटन को कि जनाब अलकायदा हमारा एसेट है। क्रेडल के अंदर स्टोरी पब्लिश होती है कि दाइश को ट्रांसपोर्ट करने वाला अमेरिका है, सीरिया से अफगानिस्तान, और फिर रशियन इंटेलिजेंस आती है कि जो कुछ इंडिया कर रहा है अफगानिस्तान में वो अमेरिका के ईमा के ऊपर कर रहा है। और फिर नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं नेतन्याहू के पास, और फिर वो हेक्सागन अलायंस की जब बात करते हैं तो ये सारी पिक्चर बड़ा वाजे है कि जो एक पोल जिसे अमेरिका लीड कर रहा है उसका पर्पस ये है कि उसकी अजारादारी बाकी रहे, जो कि इस वक्त डिक्लाइनिंग मोड में है। और बदकिस्मती ये है कि कुछ हमारे अरब दोस्त जो हैं उसी कश्ती में सवार हैं जो कि डूब रही है। मैं खालिद चिश्ती साहब सर आप इस हवाले से जरूर कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान के लिए जो सारा सिनेरियो है ये कितना जो है वो डिफ़िकल्ट है, और किस तरह पाकिस्तान जो है इस जो क्राइसिस इमर्ज हो रहा है बॉर्डर्स पे। और देखे ना, हमने आपसे तो बहुत ज़्यादा हमारी नशिस्तें हुई, इंडिया जो है वो तो वैसे ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर दफ़ा प्लानिंग कर रहा होता है, फिर इसराइल जो है वो नॉकआउट उन्होंने कर दिया है जो ईरान के सुप्रीम आयतुल्लाह खामेनी लीडर हैं, और अफगानिस्तान में जो है वो तालिबान जो है वो अनप्रोवोक्ड उन्होंने पाकिस्तान की 53 मुकामात पे हमला कर दिया। वो अलहदा बात है कि अब हमसे मार खा रहे हैं। तो आप इस तमाम सिनेरियो को किस तरह एनालाइज करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव? देखिए, पाकिस्तान को जाहिर सिंगल आउट करने की पूरी कोशिश है। अच्छा, जो डॉक्टर भी कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इजराइल गए हैं उन्होंने अपना एक सबसे जो लीथल मोस्ट लेटेस्ट वेपन जो आयरन बीम है वो इनको प्रॉमिस कर लिया। अब वो अपनी विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया। ये इंसेंटिव दिया क्यों गया है? अमेरिका नहीं दे सकता था इन हालात में जब वो पाकिस्तान के इतना करीब है, तो उन्होंने इंसेंटिव या गाजर उधर जो कैरेट एंड स्टिक वाला काम इजराइल के थ्रू किया। और फिर इतना होने के बावजूद एक और बाय प्रोडक्ट है, फिर मैं आता हूं स्पेसिफिकली। देखिए, ब्रिक्स का इस वक्त प्रेसिडेंसी जो है, चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया के पास है, तो ब्रिक्स के खिलाफ है प्रेसिडेंट ट्रंप, तो इंसेंटिव इजराइल से दिलवा के उन्होंने उसको डाइल्यूट कर दिया, उनकी प्रेसिडेंसी को, ब्रिक्स की ज्यादा अग्रेसिव ना फॉलो करें। अब ये जब देंगे तो फिर बारगेन में इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये कहेगा कि हम तालिबान के थ्रू पाकिस्तान को अफगानिस्तान बॉर्डर पर इंगेज करते हैं, तो आप आराम से हमला कर लें। तो पाकिस्तान के लिए तो आई थिंक सबसे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, मैंने अक्सर कहा इस जंग से पहले भी कहा कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो शायद किसी और मुल्क के लिए हो ना हो, सबसे ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ईरान के बाद पाकिस्तान के लिए होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि हम 3 prong के लिए नहीं बने, और ना हम अपनी फोर्सेस को तैयार करते हैं, ना हमारे
गोल्स हैं हमारे, ना कोई पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तरफ हम अभी मई में हिंदुस्तान से फारिग हुए, अफगानिस्तान के साथ इंटेंस चल रहा है इस वक्त जो कैंपेन चल रही है ऑब्वियसली ऑपरेशंस की। जी। और एक तरफ आके अगर जरा विजुलाइज करें कि अगर खामनाई के अगेंस्ट कोई गवर्नमेंट आ जाए, जो अगेंस्ट आएगी वो प्रो इजराइल आएगी। एग्जैक्टली। तो फिर अगर इंडिया कल को बगराम बेस भी ले देता है इजराइल को या प्रो इजराइल फोर्सेस को, तो जरा एक विजुलाइज करें किस तरह कंसर्न होगा कि बगराम पर आके इंडिया या इजरायली फोर्सेस की कनाइमेंट से कोई ऐसी चीज बैठ जाए, बगराम वो ले ले, ओवरलुक करें पूरे सेंट्रल एशिया को, और फिर आगे रेस्ट इज शुड बी अनफॉर्चुनेटली अ वेरी चैलेंजिंग। वेरी चैलेंज। अच्छा सर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर, उस पर कमेंट कीजिएगा। बताया जा रहा है मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसकी ऑथेंसिटी अभी नहीं है, लेकिन चूंकि चल रही तो मैंने कहा हमारा लाइव शो है कि यूएई ने अपने सफारती ताल्लुकात जो है वो मुनक़ता कर लिए ईरान के साथ। क्या कहेंगे सर इस पे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए बुनियादी तौर पर तो ये ईरान ने जो हमले किए हैं, चाहे वो सिंबॉलिक हैं या वो सस्टेन करता है, तो वो तो बुनियादी तौर पर किया ही इसलिए किया है ये सारी स्ट्राइक्स कि इंटरनल प्रेशर माउंट हो इन हुकूमतों के ऊपर। क्योंकि जाहिर एक एलिमेंट ऑफ डिसलाइकिंग फॉर इजराइल तो डेफिनेटली है, चाहे हुकूमतों की मजबूरियां हों कि उन्होंने इजराइल को तस्लीम किया हुआ है या डिप्लोमेटिक टाइज भी है, लेकिन जो जेनोसाइड 2 साल हुआ है गाजा में, एक एलिमेंट ऑफ हेट तो है, एक कॉमन लोगों में भी है, मुसलमान छोड़े। तो अब एक एलिमेंट को अगर और हवा देते हैं और ये हमला हो जाता है, तो आई थिंक ईरान ने जब स्ट्राइक्स की हैं तो वो चाहता है कि उनके लोग अपनी हुकूमत से पूछें कि जनाब हम तो जंग में शामिल ही नहीं है, हम पर बमबारी क्यों हो रही है। तो ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उनके टैक्टिक्स को कमेंट कर रहा हूं। तो ये तो होना था, और जाहिर है हुकूमतों ने फिर ये दिखाना है कि हमने भी कता ताल्लुक कर लिया है और हम भी नहीं छोड़ेंगे और हम भी रिजर्व रखते हैं राइट हिट बैक करने का। तो आई थिंक ये अपनी पब्लिक को कूल डाउन रखने का ये एक स्टेप लगता है। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, सर इससे नहीं होगा कि ईरान में अपने जो दुश्मन है उनमें इजाफा कर दिया इस स्ट्रेटेजी से? बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ, देखें यूएई शीशे के घर में बैठकर जब आप दूसरों को पत्थर मारेंगे, चाहे वो यमन में मारे या सोमालिया में मारे या सूडान में मारे या मोरसी की हुकूमत इजिप्ट में मारे या लिबिया के अंदर मारे, और फिर तालिबान को थपकी दें और फिर इसके साथ साथ बीएलए को आप पैसे भी दें, तो फिर ये तो होता है, कहीं ना कहीं से सिलसिला तो आता है। और सिर्फ ईरान ने ये किया, सऊदी अरब ने भी तो किया है ना यूएई के खिलाफ। हमने भी गालिबन अंडर द कारपेट एंड बिहाइंड द कर्टेन हमने भी मैसेज तो पास ऑन किया है। कहने का मकसद ये कि ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग, और फिर बाय द वे जो एप्स्टीन फाइल है और उसमें जो इंकशाफात हुए हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है, चाहे वो यूएई के सरबरान हो या उनके सीनियर डिप्लोमेट्स हों। पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर आप 1979 में सोवियत इंटरवेंशन इनटू अफगानिस्तान देखें तो हमें फियर ये था या हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सोवियत को गर्म पानियों तक जाना है तो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का नंबर आना है, तो सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में ही रोका जाए। और विदाउट अमेरिकन हेल्प फॉर 3 इयर्स हमने सोवियत यूनियन को रोका, और जब रेगन आए 1982 में तो उन्होंने $3.2 बिलियन का पैकेज पाकिस्तान को दिया। अगेन जिस तरह खालिद चिश्ती साहब भी बता रहे हैं कि ईरान हमारी रेड लाइन है, माइक पंपियो का ट्वीट हो या नफ्ताली बेनेट की स्टेटमेंट हो, चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। इससे पहले नेतन्याहू की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। हमारी रेड लाइन है, हमें यही इनको रोकना है ईरान के अंदर, इससे पहले कि ये हमारे दरवाजे पर आए। वेरी इंपॉर्टेंट सर, थैंक यू सो वेरी मच। वक्त प्रोग्राम का हमारा जो है इस सेगमेंट का ख़त्म हो जाता है। एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब थैंक यू वेरी मच। हमें ज्वाइन किया कुरबान बलूच साहब ने, मारूफ एनालिस्ट हैं। कुरबान बलूच साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जो एक ब्रेकिंग न्यूज़, आप खुद एक सहाफ़ी हैं, बताइएगा आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक तो ईरान के आयतुल्लाह जो सुप्रीम कमांडर हैं उनकी शहादत हुई है, उस पर अपना कमेंट दीजिएगा। गम गुस्सा पाया जाता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी आज अफसोस का इजहार किया है हुकूमत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान की जानिब से। और ये जो ईरान की स्ट्रेटजी है गल्फ़ कंट्रीज़ के खिलाफ, आप समझते हैं ये उसको पे ऑफ करेगी या उसके अगेंस्ट जाएगी? बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर जो सानिया हुआ है उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के अवाम ने अफसोस का इजहार किया और ईरान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। इस हद तक के वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम ममालिक का पहला सरबराह है जिसने ये बात वाज़ेह तौर पर कही कि किसी मुल्क की क़यादत को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और ये नहीं होना चाहिए था। तो ये एक मैसेज है और ये मैसेज जिनको है वो भी जाहिर है उन तक ये पहुंच गई है। और पाकिस्तान के अवाम ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है
और उसके साथ साथ इस हद तक कि जहां इस्लामाबाद में आज मुजाहरे हुए वहां वजीर दाखिला खुद जाके उन्होंने शिरकत की है और अवाम के साथ उन्होंने यकजहती का इजहार किया और ये मैसेज दिया कि दिली दुख हुआ है, जैसे पाकिस्तान के अवाम को हुआ है, ईरान के अवाम को हुआ है, इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान को भी इसी पे दुख हुआ है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पे जो रद्द अमल है वो पुरअमन होना चाहिए, पुरअमन मुजाहरे होना चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के बाकी शहरों में मासवाए कराची में एक हो गया कोई मिसहेप, बाकी पुरअमन मुजाहरे हुए। जहां तक पाकिस्तान की सूरत हाल है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अरसा दराज से इस सूरत हाल को बात कर रहा था और पाकिस्तान के इस पे नजर है, क्योंकि पहले भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पे हमला किया गया था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ क्लियर वाज़ेह था और पाकिस्तान का ये था कि जो भी तनाज़ा है, जो भी इशूज है, किसी को जो भी खदशात है, उस पे मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। ठीक। जाहिर है ईरान पे हमला हुआ और आयतुल्लाह खामनेई की शहादत हुई, कुछ और लोगों की शहादत हुई, जाहिर है खित्ते में एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन जो दोस्त बात कर रहे हैं इंडिया के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि मेरी असेसमेंट है तो पाकिस्तान इस हवाले से अरसा दराज से तैयार है। उसे अंदाजा है कि आगे चलकर अगर ईरान पे हमला होता है तो जो पाकिस्तान के अजली दुश्मन मुमालिक हैं, पड़ोसी हैं, वो क्या खेल खेल सकते हैं, उसको किस तरह फेस करना है। मैं समझता हूँ कि इस सवाल से किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की जितनी तैयारी है कि अगर कोई फिर मिसल एडवेंचर करता है, कोई जारहत करता है, कोई प्रॉक्सी करता है, तो पाकिस्तान के उसके लिए पाकिस्तान जो है वो तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कुर्बान बलोच साहब, आपने भी हम अपना नुक्ता नज़र दिया। व्यूअर्स, ये आज की हमारी तवील नशिस्त थी, आपने देखा इसकी बहुत सी जहतें हैं, ईरान की अंदरूनी हालात हैं, फिर ईरान का जो रिस्पॉन्स है, फिर अमरीका और इसराइल का जो इकट्ठ है, और जो सारी स्ट्रेटजी है उसमें पाकिस्तान जो है वो किस तरह जो है वो चौकन्ना बैठा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के नेक्स्ट कॉरिडोर में जंग छिड़ी हुई है। और इस प्रोग्राम हफ्ते के स्पेल में हमने जो बात की वो ऑपरेशन गज़ब लिल हक के हवाले से भी, कि हम अफगानिस्तान को भी जो है वो अपना अब वो सबक सिखा रहे हैं जो हम उन्हें मुतनब्बे करते रहे कि वो फितन खवारिज की सरपरस्ती ना करें। थिंग्स आर अप इन द एयर। अब देखते हैं कि सिचुएशन किस तरह इवॉल्व होती है। प्रोग्राम सच का स्पेल अपने अख्ताम को पहुँचता है। मुझे अपनी फीडबैक दीजिएगा। कमिंग फ्राइडे तक मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।